हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, यूजीसी नेट जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसके अनुसार हैबिट्स अतीत के अनुभवों का परिणाम है, लेकिन यह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके में उनके अनुभवों का संचरण करता है। ऑप्शन ए एच गारफिंकल, ऑप्शन बी ए किडेंस, ऑप्शन सी ई लीच या ऑप्शन डी पी बोर्दियू। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, पी बोर्दियू ने हैबिट्स के बारे में बताया है। आइए अब जानते हैं पी बोर्दियू के बारे में। पी बोर्दियू एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, परंतु अपनी रचनाओं के कारण ये मानवशास्त्री और समाजशास्त्री भी कहे जाने लगे। इनकी जो प्रमुख अवधारणाएं थी वो आपकी सांस्कृतिक पूंजी, हैबिट्स, क्षेत्र, व्यवहार और अभ्यास तथा सांस्कृतिक संरचनावाद, ये इनकी मुख्य अवधारणाएं थी। अब क्वेश्चन में आपकी बात हुई है हैबिट्स की, तो इन्होंने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस में हैबिट्स की धारणा दी। इनके अनुसार हैबिट्स जो होता है वो एक अभ्यासित व्यवहार होता है, जिसे हम धीरे धीरे समाजीकरण द्वारा सीखते हैं और फिर वह हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है और हम अवचेतित रूप से कार्य करने लगते हैं। मतलब उसको करने के लिए हमें सोचना या समझना नहीं पड़ता है, उसे ही ये हैबिट्स मानते हैं। जैसे कि ये हैबिट्स में कहते हैं कि पहले कोई विचार होता है, ठीक है, फिर वो हमारी आदत या हैबिट्स बन जाती है, फिर वही चीज़ जनरीति बनती है, फिर आगे चल के जब कई समय बाद उसको लोग ग्रहण करते हैं तो प्रथा से वो लोकाचार, फिर वो संस्था का रूप ग्रहण कर लेता है। ये इन्होंने बात कही। वहीं जो इनकी अवधारणा है सांस्कृतिक पूंजी, तो इन्होंने जो सांस्कृतिक पूंजी है वो 4 प्रकार की बताई है। एक सामाजिक पूंजी, दूसरी आपकी आर्थिक संपत्ति या पूंजी, तीसरी आपकी सांस्कृतिक संपत्ति और चौथी आपकी प्रतीकात्मक संपत्ति। वहीं इनकी कुछ बुक्स की बात कर ली जाए तो इनकी जो महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी एक तो आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, जिसमें इन्होंने हैबिट्स के बारे में बताया, दूसरी आपकी है डिस्टिंक्शन और तीसरी आपका होम एकेडमिक तथा द रूल ऑफ आर्ट, ये इनकी चौथी पुस्तक, और इनकी 5वीं पुस्तक है द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस। ये इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विश्व में चारों ओर शक्तिशाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा नव उदारवाद को थोपा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी ही संस्था है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, ऑप्शन सी अंतर अमेरिका विकास बैंक IDB या ऑप्शन डी ब्रिक्स। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अंतर अमेरिका विकास बैंक या IDB जो है वो नव उदारवाद द्वारा थोपी गई वित्तीय संस्था है। आइए अब जान लेते हैं अंतर अमेरिका विकास बैंक के बारे में। अंतर अमेरिका विकास बैंक, जिसे इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक या IDB बोलेंगे, इसकी स्थापना में 20 लैटिन अमेरिकी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1959 में वाशिंगटन DC में एक संधि के हस्ताक्षर के परिणाम स्वरूप हुई थी। बैंक ने अक्टूबर 1960 में कार्य करना प्रारंभ किया तथा 1970 के दशक में इसके जो सदस्य थे उनका विस्तार हुआ। आज जो है इजराइल, जापान के साथ साथ अधिकांश उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका देश और कैरेबियन देश व उनके यूरोपीय देश बैंक के सदस्य हैं। अगर MSME मतलब लघु एवं मध्यम आकार वाले जो उपक्रम में है, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 1986 में अंतर अमेरिकी निवेश सहयोग IIC ने कार्य करना शुरू किया। यह आपका IDB से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978
या ऑप्शन डी 1989। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 1976 में भारत में समाजी वन के शब्द का प्रयोग किया गया। आइए अब जानते हैं समाजी वनकी के बारे में। जैसे कि समाजी वनकी क्या होता है, तो ये जो होता है वो पर्यावरणीय समाज व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण करना, संरक्षण करना, उनका प्रबंधन करना और ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण करना समाजी वनकी का कार्यक्रम है। मतलब और बहुत ही इजी शब्दों में तो समाजी वनकी मतलब वृक्षों को लगाना। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने समाजी वनकी को 3 वर्गों में विभाजित किया है। एक शहरी वनकी, एक ग्रामीण वनकी और एक श्रम वनकी। शहरी वनकी के अंतर्गत इन्होंने रखा है कि शहर के आसपास जो पार्क हैं, सड़क के किनारे हैं, औद्योगिक या व्यापारिक स्थल है, वहाँ पे वृक्षों का रोपण किया जाए। वहीं ग्रामीण वनकी में इन्होंने 2 कार्यों को शामिल किया, एक कृषि वनकी और एक समुदाय कृषक वनकी। कृषि योग्य भूमि या बंजर भूमि पर फसल व पेड़ पौधे एक साथ उगाना कृषि वनकी के अंतर्गत रखा गया। वहीं समुदाय वनकी का एक मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण जो भूमिहीन परिवार थे उनको वनकी कार्यों से जोड़ना। और वन वनकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले पेड़ों को लगा सकते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे व मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। यह आपका समाजी वनकी से संबंधित कुछ तथ्य थे। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक रिपोर्ट सन 2017 के अनुसार भारत में श्रमिक बल में महिला कामगारों का अनुपात कितना है? ऑप्शन ए 15.6%, ऑप्शन बी 24.5%, ऑप्शन सी 27.9% या ऑप्शन डी 31.8%। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 24.5% महिला कामगारों का अनुपात है भारत में श्रमिक बल में। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस राज्य में अपिको आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक में अपिको आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। आइए जान लेते हैं अब कुछ अन्य आंदोलनों के बारे में भी। जैसे कि पर्यावरण से संबंधित आंदोलन में सबसे पहला आंदोलन आपका विश्नोई आंदोलन या विश्नोई आंदोलन। विश्नोई भारत का एक धार्मिक संप्रदाय है जिसके अनुयायी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में पाई जाती है। श्री गुरु जम्भेश्वर को विश्नोई पंथ का संस्थापक माना जाता है। इन्हें जम्भोजी के भी नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन वनों की कटाई के खिलाफ सबसे पहला आंदोलन यही था। 1700 ईस्वी के आसपास ऋषि सोमजी द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद अमृता देवी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और विरोध में विश्नोई समुदाय के 363 लोग इस आंदोलन में मारे गए थे। अब जो कि दूसरा पर्यावरण संबंधित आंदोलन जिसको चिपको आंदोलन बोलेंगे, ये आपके भारत के उत्तराखंड राज्य जो कि उत्तर प्रदेश का उस समय भाग था, किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदार जो थे उनको वनों की कटाई करने से रोकने के लिए इसे किया गया था चिपको आंदोलन को। और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के नेता थे। इस आंदोलन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इसमें महिलाओं ने भी भागीदारी की थी। अब जो कि क्वेश्चन में बात की गई अपिको आंदोलन, ये चिपको आंदोलन का ही स्वरूप था, लेकिन ये दक्षिण भारत में था। इसमें भी वनों की कटाई के लिए ही रोकने के लिए किया गया था। ये 1983 में कर्नाटक के उत्तर कर्णा क्षेत्र में शुरू हुआ था और इसका जो नेतृत्व है वो कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े ने किया था। और नंबर 4 है जंगल बचाओ आंदोलन। ये 1980 में बिहार में शुरू हुआ। बाद में यह आंदोलन झारखंड और उड़ीसा तक फैला। बिहार के सभी आदिवासी कबीले एकजुट होकर जंगल को बचाने के लिए इस अभियान को चलाया था, इसीलिए इसे जंगल बचाओ आंदोलन का नाम दिया गया। और कई पर्यावरणविद इस आंदोलन को राजनैतिक लालच का खेल और लोक लुभावनवाद कहते हैं।
आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसने प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए एंटिनो ग्राम्स्की, ऑप्शन बी कार्ल मार्कस, ऑप्शन सी मैक्स वेबर या ऑप्शन डी आर डेरेनरफ। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आपके ऑप्शंस वो ABCD गलत हो गया है, ठीक है। तो जो कि आपका पूछा गया प्रभुत्व की अवधारणा, तो ये आपका ऑप्शन ए एंटिनियो ग्राम्स्की का है। जैसे प्रभुत्वशाली जाति का तो वो MN श्रीनिवास का होगा, लेकिन प्रभुत्व की अवधारणा पूछा जाएगा तो वो आपका एंटिनियो ग्राम्स्की है। अब आइए जानते हैं एंटिनियो ग्राम्स्की के बारे में। जो कि एंटिनियो ग्राम्स्की का जन्म 22 जनवरी 1891 को इटली के सर्डिनिया प्रांत के अलेस गांव में हुआ था। इन्होंने 1913 में तुरीन में रहकर अवंती नामक पत्र पर अपना लेख लिखा। तो अवंती अगर नामक पत्र पूछा जाएगा तो यह आपका एंटिनियो ग्राम्स्की का है। वहीं 1914 में इन्होंने ग्रीडो डेल पोपोलो नामक पत्रिका का संपादन किया और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो कि थी प्रिजन नोट्स, जो कि इन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। इनके जो कार्य थे, इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद, दूसरा इन्होंने बुद्धिजीवियों की अवधारणा, प्रभुत्व की अवधारणा, राजनीति, राज्य और समाज तथा क्रांति आदि संबंधित विचार इनके महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो बात की गई है क्वेश्चन में ग्राम्स्की का प्राधान्य या प्रभुत्व की अवधारणा की, तो इसमें ग्राम्स्की ने इस अवधारणा में दर्शन का महत्वपूर्ण विचार दिया। ग्राम्स्की ने अपनी पुस्तक प्रिजन नोट में अपने चिंतन का सैद्धांतिक आधार इसी अवधारणा को बनाया है। ग्राम्स्की को इस अवधारणा का केंद्रीय विचार है। इनका मानना था कि जनता जो होती है शक्ति के द्वारा शासित ना होकर के विचारों के द्वारा शासित होती है। मतलब इस अवधारणा में इन्होंने प्रभुत्व की अवधारणा बताई कि जनता जो होती है वो शक्ति के द्वारा शासित ना होकर के विचारों के द्वारा शासित होती है। जब शासन का आधार शक्ति या बल बन जाते हैं तो प्रभुत्व या प्रधान के सामने उसके अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो जाता है। ये इन्होंने अपनी प्रभुत्व की अवधारणा में दिया था, जो कि इन्होंने प्रिजन नोट्स में लिखा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। PNDT 1994 अधिनियम और इसके संशोधन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किन परिपाटियों का प्रतिषेध करता है? ऑप्शन ए भारत में गर्भपात, ऑप्शन बी भारत में लिंग चयन गर्भपात, ऑप्शन सी बच्चे का गर्भपात कराने की महिला की स्वायत्तता या ऑप्शन डी भ्रूण का गर्भपात कराने का कानूनी अधिकार। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत में लिंग चयन गर्भपात। यह आपका इस अधिनियम के द्वारा संशोधन का उद्देश्य है। आइए अब जान लेते हैं PNDT क्या होता है। PNDT जिसे गर्भ धारण पूर्व या प्रसव पूर्व निदान तकनीकी या लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 एक ऐसा अधिनियम है जो कन्या भ्रूण हत्या और भारत में गिरते लिंग अनुपात को रोकने के लिए लागू किया गया। इस अधिनियम ने प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया। इस अधिनियम को लागू करने का एक मुख्य उद्देश्य था कि गर्भधारण के बाद भ्रूण के लिंग निर्धारण करने वाली तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा लिंग आधारित गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकी के दुरुपयोग को रोकना। यह अधिनियम गर्भधारण से पहले और बाद में लिंग की जांच पर रोक लगाने का प्रावधान करता है। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8। किसने परिवार के एक रूप में पुनर्विवाह का वर्गीकरण किया है? ऑप्शन ए G.P. मर्डॉक, ऑप्शन बी P.H. प्रभु, ऑप्शन सी L.H. मॉर्गन या ऑप्शन डी K.M. कपाड़िया। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी L.H. मॉर्गन ने परिवार के रूप में पुनर्विवाह का वर्गीकरण किया है। आइए अब जानते हैं L.H. मॉर्गन ने परिवार के किस सिद्धांत को दिया है। परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत सर्वप्रथम अमेरिकी मानवशास्त्री L.H. मॉर्गन ने प्रतिपादित किया। तो अगर आपसे परिवार की उत्पत्ति के संबंध में उद्विकासीय सिद्धांत की बात की जाएगी तो वो आपके L.H. मॉर्गन होंगे। मॉर्गन ने
परिवार के विकास को 5 स्तरों में विभाजित किया, जिसमें पहला उन्होंने बताया समरक्त विवाह, मतलब समान रक्त वाले, मतलब भाई बहन के बीच में यौन संबंध होते थे। इसमें मार्गन ने उदाहरण के रूप में पॉलिनीजियन समाज का विशेष रूप से उदाहरण दिया है इसमें। और दूसरा इन्होंने समूह विवाह परिवार की बात की। इस चरण में परिवार में समूह विवाह का प्रचलन हुआ। इस परिवार के सभी भाइयों का संबंध सभी बहनों के साथ होने की स्थिति थी। इसी को इन्होंने इसमें पुनालुआन परिवार को मार्गन ने इस चरण में रखा है। जो कोई क्वेश्चन में आपका पूछा गया था तो पुनालुआन परिवार मतलब समूह विवाह परिवार भी बोलेंगे। और नंबर 3 इन्होंने दिया सिसमांडियन परिवार। यह परिवार के विकास का तीसरा स्तर माना जाता है। इस परिवार के अंतर्गत एक पुरुष का विवाह एक स्त्री से होता है, लेकिन परिवार के सभी पुरुष सभी विवाहित स्त्रियों के साथ समान रूप से यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसे सिसमांडियन परिवार बोला। और चौथा जो कि पितृसत्तात्मक परिवार, इसमें पुरुषों की अधिक श्रेष्ठता होती है और एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। पुरुषों की अधिकतर स्त्रियों की तुलना अधिक होती है। हर कार्य में पुरुष की ही मर्जी के अनुसार होता है। यह आपका मध्य व दक्षिण एशिया देशों में पाया जाता है। और पांचवा इन्होंने बताया एक विवाही परिवार। परिवार के उद्विकास का अंतिम व आधुनिक स्तर एक विवाही परिवार है। इसके अंतर्गत एक पुरुष किसी भी एक स्त्री से विवाह करता है। हालांकि मार्गन के मुताबिक एक विवाही परिवार भी समाज की अंतिम स्थिति नहीं है। इस किस्म के परिवार में भी परिवर्तन की संभावना रहती है। तो इन्होंने इस प्रकार 5 विवाह के प्रकार बताए जो कि उद्विकासीय सिद्धांत के आधार पर बनाए। अब आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में किसने टिप्पणी की थी? ऑप्शन ए जिगमैन बामन, ऑप्शन बी नॉर्बर्ट एलियास, ऑप्शन सी अर्नेस्ट केलनर या ऑप्शन डी बेंजामिन ग्रेग। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए जिगमैन बामन ने सर्वनाश और आधुनिकता से संबंध में टिप्पणी दी है। आइए अब बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसका मानना है कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे? ऑप्शन ए GS घुरिये, ऑप्शन बी AR देसाई, ऑप्शन सी NK बोस या ऑप्शन डी YV दामले। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए GS घुरिये ने माना है कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे। आइए अब जान लेते हैं GS घुरिये के बारे में। GS घुरिये जिनका नाम गोविंद सदाशिव घुरिये था 1893 से 1983 तक। GS घुरिये ने अपनी पुस्तक द शेड्यूल्ड ट्राइब में जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहकर संबोधित किया है। तो अगर पूछा जाएगा किस पुस्तक में, तो द शेड्यूल्ड ट्राइब में उन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान समाज में जनजातियों को पिछड़ी हुई जातियां मानता है, ना कि चिड़ियाघर की चिड़िया। GS घुरिये ने भारतीय समाज के एकीकरण पर भी जोर दिया है। GS घुरिये की कुछ प्रमुख पुस्तकें जिसमें कि इनकी कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये GS घुरिये की है। कल्चर एंड सोसाइटी नंबर 3 है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन नंबर 4, सिटीज एंड सिविलाइजेशन नंबर 5 है। वाइदर इंडिया नंबर 6 आपकी वैदिक इंडिया, नंबर 7 आपकी दी महादेव कोलिस और नंबर 8 है आपकी द इंडियन शार्दूज, नंबर 9 द शेड्यूल्ड ट्राइब्स और नंबर 10 है आपकी सोशल टेंशन इन इंडिया। ये इनकी 10 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि आपके किसी न किसी पेपर में एक आपकी पूछी जाती है। आई होप आपको हमारे लाइव हुए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।